बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बिहेवियर साइंस के मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन बिहेवियर साइंस द बायोसाइकोसोशल मॉडल। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल के 3 प्रिंसिपल आपको आने चाहिए कि बायोसाइकोसोशल मॉडल का मतलब है कि जो डिजीज़ होता है उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आ जाती है। जो इंडिविजुअल है वो कॉम्प्लेक्स कंबाइंड सिस्टम है जिसमें बॉडी, माइंड, सेपरेट और सोशल रिलेशनशिप मिलकर काम करते हैं। और तीसरा बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर ट्रायड बनाती है जो कि हेल्थ को, डिजीज़ को मेंटेन करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होगा चार्ली। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है कि जो एक 12 साल का असद था, तो अपने अब्बू को बताना नहीं चाहता था कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है। तो जैसे ही वो घर में जा रहा था तो बड़ा उदास था और उसके फ़ादर ने उसके फ़ेस को पढ़ लिया और कि क्या रिज़ल्ट आया था। तो ये किसके अंदर है, किस एग्ज़ाम्पल में आता है? तो ये आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। और ये वाला एमसीक्यू हूबहू ये मवद्दत हुसैन राना की एक्सरसाइज में से पिकअप किया गया है। तो आपको कह रहा हूँ कि वहाँ से उसको ज़रूर पढ़ के जाना, और मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को देख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो बेस्ट ऑप्शन होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम इसके आंसर वगैरह भी लिख लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट के अंदर स्पीच के टोन है, वॉल्यूम है, पिच है, फ्लुएंसी है, पॉजेस होती है, बॉडी लैंग्वेज आना शुरू हो जाती है, लाइक आई कॉन्टैक्ट है, बॉडी मूवमेंट है, यूज ऑफ जेस्टर्स होती है, फेशियल एक्सप्रेशन होती है। ये सारे आ जाते हैं पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट के अंदर। जबकि अटेंडिंग और लिसनिंग के अंदर आपने पेशेंट के ऊपर फोकस करना होता है। जबकि वर्बल टेक्निक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, फनेलिंग है, पैराफ्रेजिंग है, एम्पैथी बिल्डिंग है, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन है और चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके बाद विद रिगार्ड टू द काउंसलिंग के बारे में बेस्ट स्टेटमेंट क्या होती है? ये वो टेक्निक होती है जिससे हम लोगों की मदद करते हैं ताकि वो अपनी मदद आप कर सकें, यानी लोगों की मदद करना ताकि वो अपनी मदद आप कर सके, तो उसको काउंसलिंग कहते हैं। और अपनी थिंकिंग के बारे में थिंक करना तो उसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं। अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट काउंसलिंग। काउंसलिंग के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि यहाँ पर लोगों को डायरेक्ट एडवाइस नहीं देते, ठीक है, बल्कि लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। ऐसा ना हो कि हम खुद ही उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, बल्कि उनको एक आदत हम राह प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो काउंसलिंग के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, मिसकंसेप्शन होती है, तो डायरेक्ट एडवाइस नहीं होती, पेशेंट की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व नहीं कर लेना, पेशेंट की फीलिंग को, परसेप्शन को चैलेंज नहीं करना होता, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियन को पेशेंट के ऊपर थोपना नहीं है, और जो लोग हैं उनको लेस इमोशनल नहीं बनाना। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन है। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? तो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन के अंदर जो सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट इश्यूज़ होते हैं, उनको पहले निपटा लो एज़ कम्पेयर टू अ, ईज़ी माइल्ड इश्यू। तो उसका बेस्ट ऑप्शन होगा अल्फ़ा। आपको पता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन है उसके क्या कॉजेज़ होती है? जब नीड्स और वांट मीट नहीं की जाती, या वैल्यूज़ टेस्टेड होती है, असम्पशंस मेड कर ली जाती है, एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा हाई होती है, या नॉलेज ना होने के बराबर होता है, या पर्सनैलिटी, रेस, जेंडर या सोशल क्लास डिफरेंसेस होती है, तो ये कॉज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कॉज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो फाल्टी कम्युनिकेशन होती है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के दरमियान। ठीक हो गया? तो सबसे पहले आपने उस इश्यू को सॉल्व करना है जो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो कौन सा एथिकल इशू है जो कि हिपोक्रेट ओथ का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो वो आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। बहुत सारे लोग कंसर्न लेके आ जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी है। इसके बाद आके फीमेल पेशेंट कम्स टू द डॉक्टर क्लिनिक है, वेयरिंग रिवीलिंग क्लॉथ्स है, तो डॉक्टर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गई और पर्सनल क्वेश्चन पूछना शुरू कर रही है। तो डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? तो डॉक्टर का रिस्पॉन्स होना चाहिए कि नर्स वगैरह को बुला ले, अपने सीनियर वगैरह को बुला ले। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बीटा। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो पेशेंट्स होते हैं उनको मेडिकल एडवाइस से कंप्लाई करना पड़ता है, क्यों, किस रीज़न के हवाले से? क्योंकि जो आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशनल केयर में 3 डी आते हैं, ड्रग्स, मेडिसिन, नहीं मेडिसिन में डी थोड़ी आता है, ड्रग्स है, डिजीज़ और डॉक्टर। तो ड्रग्स आ गई है तो फिर फाइनली आ जाएगा, और डॉक्टर की एडवाइस से भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 30 ईयर ओल्ड लेडी है, 38 वीक्स प्रेग्नेंट है, तो सिजेरियन सेक्शन नहीं करवाना चाहती, यहाँ तक कि बगैर सर्जरी के, अगर ना सर्जरी की गई तो फीटस मर जाएगा। सर्जन और साइकियाट्रिस्ट ने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो नहीं मानी, तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा फॉर सर्जन? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन होगा कि सर्जन क्या करे, उसकी डिलीवरी कर दे, क्योंकि अगर ना की तो फिर उसकी लाइफ को खतरा होता है। ओके, तो डिलीवर द चाइल्ड विजिनली। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, फाइट और फ्लाइट। ये तो आपको पता है कि फाइट और फ्लाइट सिंपैथेटिक और रेस्ट टू डाइजेस्ट पैरासिम्पैथेटिक होता है। सुहेल फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट था। एक बात आपको समझ आ रही है कि जो बिहेवियर साइंस होती है इसके एमसीक्यू इतने भी इजी नहीं है जितने आपको लग रहे हैं। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट है सुहेल है, और जब वो मेडिकल डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा था तो एक वर्ड था एलेक्सीथीमिया, तो उससे बड़ा कंफ्यूज हो गया। एलेक्सीथीमिया का मतलब है कि इमोशंस को सही तरह परसीव ना कर सकना, एक्सप्रेस ना कर सकना, तो उसको क्या कहते हैं, एलेक्सीथीमिया कहते हैं। ये इमोशंस वाले टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो
टेंडेंसी यही है, डिफिकल्टी टॉकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस, और इमोशन से रिलेटेड होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व। तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन किस में आती है, याद करना, जब हमने लर्निंग की डेफिनेशन बताई थी, लर्निंग की डेफिनेशन में या तो कोई नया बिहेवियर सीखते हो या पहले से सीखा सिखाया बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हो, तो बेस्ट ऑप्शन होगा डेल्टा। इसके बाद जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, जब भी नेगेटिव आ जाए तो आपने स्टिमुलस को हटा देना, रीइंफोर्समेंट आ गया तो आपने बिहेवियर को बढ़ा देना है, ठीक है। तो टू इंक्रीज द डिजायर्ड रिस्पॉन्स रेट। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, जो कि फोबिया को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होती है। ये एमसीक्यू इतनी मरतबा आएगा, मैं तो कहता हूँ कि एमसीक्यू ये परसों भी आना है प्रॉफ वाले दिन। इसके बाद है कि जो लिटिल मुबीन है उसको एलर्जी हो गई थी और इंजेक्शन दिए गए थे, तो इंजेक्शन से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया, और जब भी वो इंजेक्शन को दूर से देखता था तो उसको पेन याद आता था। तो फिर ये कौन सी कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, ओके। और यहाँ पे जो कंडीशन स्टिमुलस है, वो कंडीशन स्टिमुलस क्या होगा, वो इंजेक्शन होगा, जबकि रिस्पॉन्स पेन वगैरह, ठीक है, ओके। या रिस्पॉन्स फेयर और टीयरफुल है, तो जो कंडीशन स्टिमुलस है इस केस में वो इंजेक्शन होते हैं, ओके। यानी इंजेक्शन को देख के वो खौफज़दा होने लग गया था, हालांकि वो इंजेक्शन इसको लगता भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने अपने डॉग को सिखाना है कि ये किस टाइप का एमसीक्यू आ रहा है। तो डॉग को सिखाने के लिए, ताकि वो कमांड को फुल फुल कर सके या रोल ओवर कर सके, तो बेस्ट क्या होगा, शेपिंग होगी। शेपिंग के अंदर क्या होता है, जो अपना जो बिहेवियर होती है वो वांटेड बिहेवियर के अप्रोक्सीमेटली क्लोज करते रहते यहाँ तक कि डिजायर्ड बिहेवियर अचीव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर न्यूट्रल स्टिमुलस को क्या होता है, जब वो अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर हो जाता है। तो जब न्यूट्रल स्टिमुलस को क्या बोलते हैं हम, कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं, और जो अनकंडीशन है उसको नेचुरल बोलते हैं। इनको बार बार फोकस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बड़े कंफ्यूजिंग एमसीक्यू आते हैं कि कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशन क्या होता है। तो एक स्टिमुलस होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। अनकंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। लाइक अगर किसी फूड को देखना, तो वो अनकंडीशनड है, नेचुरल है, न्यूट्रल नहीं बोला, नेचुरल बोला है, तो उसकी वजह से स्लाइवेशन होगी। लेकिन जो कंडीशन स्टिमुलस होगा वो न्यूट्रल होगा, जिसको देखने के बाद नॉर्मल इनहेरेंट रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कंडीशनड है। तो जो कंडीशन है उसको हम न्यूट्रल भी कहते होते हैं, ओके। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, कंडीशन स्टिमुलस होगा। इसके बाद है कि जो फादर अपने सन को स्कॉल्ड करता था, जब उसने अपनी बहन को मारा था, तो जो सन था, बेटे ने अपनी बहन को मारना छोड़ दिया, तो फिर चाइल्ड के बिहेवियर में क्या चीज़ आई है, तो देखो उसने बिहेवियर को कम कर दिया। तो बिहेवियर कम हो जाना तो वो पनिशमेंट के अंदर आता होता है, इन्फोर्समेंट के अंदर बिहेवियर बढ़ा देते हैं, यानी मजीद मारना शुरू कर देता। इसके बाद आफ्टर सीरियस कार एक्सीडेंट है, कार एक्सीडेंट के बाद असलम को न्यू इन्फॉर्मेशन याद करने में बड़ी मुश्किल आ रही है। तो न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो डेट मीन्स के एंटीरोग्रेट, पीछे वाली तो न्यूट्रोग्रेट होती है। बिहेवियर साइंस के मुताबिक जो एंटीरोग्रेट एमनेसिया होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, जबकि जो रिट्रोग्रेट है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है। ये बिहेवियर साइंस कहती है। इसके बाद जो डॉक्टर एंड द हॉस्पिटलाइजेशन आर द सोर्स ऑफ मेजर स्ट्रेस टू द पेशेंट है। तो वन ऑफ द अर्जेंट कंसर्न ऑफ द पेशेंट व्हेन ही मीट्स अ डॉक्टर। तो सबसे पहले जब वो पेशेंट डॉक्टर से मिलेगा, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा कि मेरे साथ क्या मसला है, और ये आपको कहाँ चीज़ मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है। ये सबसे पहले पूछेगा कि मेरे साथ क्या मसला है, यानी डायग्नोसिस के बारे में पूछेगा। फिर वो कहेगा कि मुझे कैसे हो गया, तो एटियोलॉजी की बात आ गई है। फिर वो कहेगा कि इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है, मैनेजमेंट है, क्या मैं कब तक रिकवर करा रहूँगा, प्रोग्नोसिस है, क्या कोई परहेज़ है, रिस्ट्रिक्शन है, क्या कोई मेरी बीमारी स्प्रेड कर सकती है, ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, क्या मेरी इलनेस या ट्रीटमेंट मेरी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, तो यानी उसकी जो लाइफ की रूटीन है वो इससे अफेक्ट होगी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर आता है। तो व्हाट इज रॉन्ग विद मी, सबसे पहला सवाल ये आएगा। इसके बाद है कि द बेसिक स्किल ऑफ एक्टिव लर्निंग विच इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके। तो ये देखना, अंडरस्टैंड करना कि पेशेंट और फिजिशियन क्या कह रही है और इनकी अनस्पोकन फीलिंग है, नॉन वर्बल क्यूज है, उनको अभी आपने सही तरह समझना है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा एलिफेंट होगा। रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टुवर्ड्स द साइकियाट्रिस्ट में बी अफेक्टेड बाय। तो जो रिएक्शन होता है पेशेंट का टुवर्ड्स द साइकियाट्रिस्ट, तो वो किस चीज़ से अफेक्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट के एटीट्यूड से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से, या पेशेंट व्यू अथॉरिटी फिगर से, या पेशेंट कल्चरल बैकग्राउंड से, या जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा जो आपने पहले से अपने जहन के अंदर चीज़ें बना ली होती है, बुरी बुरी मायूब चीज़ें कि ये डॉक्टर ये है, तो स्टिग्मा, ये चीज़ें आ सकती है। इसके बाद है कि द बेस्ट मेथड टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिपोर्ट है। तो क्या होगा, तो कंडक्टिंग अ स्ट्रेस इंटरव्यू, ये सबसे बेस्ट है कि आप डॉक्टर पेशेंट रिपोर्ट को डेवलप कर सकें। इसके बाद 24 एमसीक्यू है। 24 के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो 24 के अंदर जो टीवी कैंपर है बहुत ज़्यादा टेरिफाई हो जाता है पब्लिक में स्पीक करने से, ठीक हो गया, ओके। और उसने अपनी तमाम स्पीकिंग इंगेजमेंट कैंसिल कर दी, यानी उसको डर लगता है पब्लिक में जाने से। तो फोबिया को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन यूज़ करते हैं। इसके बाद बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है। तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल की बेस्ट एग्जांपल होती है कॉम्पिटेंस इन द प्रेजेंटेशन है, ठीक है। जबकि नॉन वर्बल के अंदर हम कह सकते हैं कि स्पीच की जो टोन होती है, फ्लुएंसी होती है, वॉल्यूम होता है, ये सब चीज़ें नॉन वर्बल के अंदर आना शुरू हो जाती है। और बॉडी लैंग्वेज के अंदर जेस्टर्स क्या है, ठीक है,
है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलती है रिगार्डिंग द रोल कि एक रोल में एक बंदा स्टूडेंट है, दूसरे रोल में वो फादर है, टीचर है, साइंटिस्ट है या ब्रेड अर्नर है या स्पोर्ट्समैन है, तो उसको क्या कहते हैं? डायनामिज़्म कहते हैं। ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी रोल को ऑप्टिमम लेवल के ऊपर निभाना। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखा है कि एक 25 साल का डॉक्टर था, तो वो अपने 52 साला फादर को एक हॉस्पिटल में लेके आया था। तो मुझे जो लग रहा है कि ये जो पूरा एमसीक्यू है, वो मैं कन्फर्म हूँ कि ये पूरा पूरा नहीं कह सकते, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट यहाँ से डिराइव किया गया है। ये जो स्टेटमेंट है, यंग डॉक्टर ब्रिंग हिज 52 ईयर ओल्ड, तो ये चीज़ उन्होंने उठा दी है केस सिनेरियो में, इस एमसीक्यू में। और इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो डिनायल होती है, ठीक है? यानी वो नफ़ी करता है कि उसके डॉक्टर को कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इन सिनेरियो को भी रीड करके जाना। इसके बाद डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं ताकि वो इंटरनल या एक्सटर्नल एंग्जायटी या डिस्ट्रेस को एलिमिनेट कर सके। इसके बाद अगर पेशेंट एक्सपीरियंस होता है, पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन को एक्सपीरियंस करता है, किस वजह से? अब जो स्ट्रेस होती है ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्राइवेसी, ऑटोनॉमी या सेपरेशन होती है, नीड फॉर डॉक्टर अप्रूवल है, हैंडिंग ओवर हेल्थ मैटर होती है, थ्रेट टू सोशल और फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है, यानी फाइनेंशियल आ चुका है, और अनसैटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर होगा स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल लिखा हुआ है। हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, यानी हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग वगैरह, उससे भी उसको हो सकता है, यानी ये लॉस ऑफ प्राइवेसी वाले के अंदर बताया हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो 30th एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस है। तो साइको सोशल स्ट्रेस के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी होती है? इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है, सबसे बेस्ट है। ओके, तो ये आपको किस टॉपिक में मिलेगा? अगर आप यहाँ पे आओगे तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वाले में, लाइक स्ट्रेस वाला टॉपिक है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस लिखा होगा और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लिखा होगा। तो ये है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में साइकोलॉजिकल फैक्टर होती है, लाइक सेल्फ स्टीम है, सोशल फैक्टर है, जॉब स्टेबिलिटी, यानी इकोनॉमिक वायबिलिटी आ चुका है, इकोनॉमिक वायबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पेशेंट विद द टाइप ए पर्सनैलिटी। तो टाइप ए पर्सनैलिटी जिनको आप फ्रंट बेंचर्स कह सकते हो, तो उनमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट प्रेशर में सब काम करते हैं, दबाव के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप बी, तो वो इजी गोइंग होती है, बैक बेंचर्स आप उनको कह सकते हो, बी से टाइप बी और बी से बैक बेंचर्स। इसके बाद है कि जो कल्चर होती है, कल्चर एक आउटकम होती है मैन मेड इन्वायरमेंट का, जो ह्यूमन ने जो इन्वायरमेंट बनाई है उसका जो आउटकम होता है, तो उसको कल्चर कहते हैं, सकाफत कहते हैं, तहजीब वगैरह कहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर्स आर, तो सोशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो सोशल स्ट्रक्चर ये वो मेथड होते हैं जहाँ पे लोगों को आप सोशल स्टेटस के अंदर मेट करते हैं, लाइक ये मेरा पड़ोसी है, रिश्तेदार है, ठीक है। इसके बाद है कि म्यूचुअल प्रेयर है, लाइक अल्लाह गारंटीड हेल्थ, यानी सिर्फ अल्लाह ही शिफा देने वाला है, सेहत देने वाला है। तो ये किस चीज़ के अंदर आता है? ये आता है बिलीफ के अंदर, ठीक है। आप इनके एग्जाम्पल को भी एक नज़र देखते हुए जाना, लाइक जो कल्चर वाला टॉपिक ओपन करोगे तो कल्चर वाले टॉपिक के अंदर बिलीफ, वैल्यूज, नॉर्म्स लिखी हुई है। ये है बिलीफ के अंदर एग्जांपल है कि अल्लाह ही सेहत देने वाला है। वैल्यूज़ के अंदर ये लिखा कि बड़ों को हमेशा अच्छा पता होता है, ठीक है, या जो बीमार है उसको हमेशा हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। नॉर्म्स वो राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल्स होती है, जो कि एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को गवर्न करते हैं, और जो अगेंस्ट द नॉर्म्स होती है उसमें अबॉर्शन, यूथेनेसिया, इंटेक ऑफ अल्कोहल, कैनबिस इंडिका, हेरोइन है, या नर्सिंग ऑफ मेल और फीमेल पेशेंट्स इन द सेम वार्ड्स होते हैं एक्सेप्ट इमरजेंसी और इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये हमारी नॉर्म्स के अगेंस्ट होते हैं। ओके, इसके बाद है कि जो फोक वे है, फोक वे कस्टमरी पैटर्न्स होती है, जो कि सदा बहुत सारी नस्लों से चल रही होती है, सदा नस्ल दर नस्ल से चल रही होती है। ओके, तो लाइक डॉक्टर साहब वगैरह डॉक्टर को कहते होती है। इसके बाद मोर्स होती है और लॉज होती है, इनको भी छोड़ देती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है म्यूचुअल पीरियड, तो ये कौन सा होगा? बिलीफ होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिक रोल पेशेंट। जो सिक रोल पेशेंट होता है वो खुद अपनी जो जानबूझ के अपनी बीमारी का ड्रामा रचा रहा होता है और वो अपनी ऑब्लिगेशन से भागने की कोशिश कर रहा होता है। बिलाल एक 8 साल का लड़का था, लेकिन अपने बेड को गीला कर देता था, ठीक है। अब ये वाला एमसीक्यू मैं भी आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि ये वाला यहाँ से सेक्शन सी के अंदर इस जगह से लिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मास्टर ए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मास्टर ए को चेंज करके बिलाल से रिप्लेस कर दिया है। तो समझ जाना कि इन सिनेरियोज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको रीड करके जाना, कभी-कभार यहीं से एमसीक्यू ना पूरा बना दे। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे स्टिमुलस वगैरह को कंडीशन और अनकंडीशन को पेयर कर देते हैं। मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग यानी कॉपी कर देना किसी चीज़ को। ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ लर्निंग होती है। इसके बाद है कि जो क्लेयरविएंस होती है, क्लेयरविएंस एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन वाले टॉपिक में, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है? लाइक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के अंदर क्लेयरविएंस और टेलीपैथी है, प्रीकॉग्निशन और टेलीकाइनेसिस आती है। क्लेयरविएंस का मतलब है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को परसीव कर लेना, गेन कर लेना ऐसे इवेंट्स के बारे में जो कि दूर-दराज एरिया में हो रहे हैं। लाइक मुझे नहीं पता था कि अभी लाहौर में क्या हो रहा है, लेकिन मैं अगर मैं बता दूँ तो वो क्लेयरविएंस के अंदर आ जाएगा। टेलीपैथी के अंदर दूसरे बंदे के माइंड को रीड कर लेना। प्रीकॉग्निशन के अंदर फ्यूचर
फ्यूचर को पहले से प्रीडिक्ट कर देना, लाइफ में क्या आने वाला हो कि सेक्शन ई के अंदर सवाल स्ट्रेस वाले टॉपिक पे से आएगा। तो ये प्री कॉग्निशन कुछ हद तक। और टेलीकाइनेसिस का मतलब है कि किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल कर लेना, यानी उनको मूव कर देना। माइंड ओवर मैटर को टेलीकाइनेसिस कहते हैं। तो क्लैरवॉयंस क्या होगा? क्लैरवॉयंस के अंदर ओके ये क्लैरवॉयंस है कि इवेंट्स को परसीव करना, इन्फॉर्मेशन गेन करना जो कि डिस्टेंस से या नॉर्मल फिजिकल बैरियर से फैक्टर्ड नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होता है तो इमोशन को एक्यूरेटली परसीव कर लेता है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है इसमें 4 चीज़ें आती है। एक्यूरेटली परसीव इमोशन है, यूज इमोशन टू फैसिलिटेट थिंकिंग है, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इमोशनल मीनिंग है और कैपेसिटी टू मैनेज इमोशंस है। तो ये सारे इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन द एथिक्स है। तो एथिक्स के अंदर जो जस्टिस होता है सबके साथ इक्विटेबल बिहेवियर पेश करना, ठीक है, इक्विटी आ जाती है। इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, कब ब्रीच की जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी किन किन कंडीशन के अंदर ब्रीच करती है? जब इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करना होता है वो पेशेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर आती है, यानी पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर आती है, या फिर पेशेंट खुद इजाज़त देता है, या जो इन्फॉर्मेशन होती है डिस्क्लोजर होता है पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है, जब इन्फॉर्मेशन को किसी हेल्थ केयर टीम में शेयर करना होता है या फिर रिसर्च पर्पस के केस में या लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट के केस में। तो इन सब के केस में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है। तो फिर यहाँ पे पहला चार्ली ऑप्शन होगा व्हेन द पेशेंट ऑथराइजेस टू डू इटसेल्फ। इसके बाद है कि विद रिगार्ड टू रिलेशनशिप विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, हेल्थ इंस्टीट्यूशन को प्रमोट कर सके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर जो अडल्ट पेशेंट था मेडिकल वार्ड में, तो वही कहता है कि मुझे पार्टिकुलर डॉक्टर एग्जामिन करे, जो सेम डॉक्टर जो आया था सबसे पहले जिसने उसको ट्रीट किया था। तो पेशेंट कहता है कि अगली मरतबा भी मुझे वही डॉक्टर ट्रीट करे। तो ये कौन सी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है? ट्रांसफरेंस के अंदर पेशेंट अपने इमोशंस को डॉक्टर में ट्रांसफ़र कर देता है और काउंटर ट्रांसफरेंस के अंदर डॉक्टर अपने इमोशंस को पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो आप समझ जाना कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 45 की तरफ, मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स डॉक्टर की मॉरल एस्पेक्ट की स्टडी को कहते हैं, मॉरल प्रोफेशनल लाइफ की स्टडी को एथिक्स कहते हैं। अब तो हमने कम से कम ये एमसीक्यू कर लिए थे, मॉडल पेपर ऑफ बिहेवियर साइंस है। अब जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बिहेवियर साइंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे बेतहाशा एमसीक्यू है। ये सिर्फ 45 एमसीक्यू थे जब भी मैं स्लो स्लो बोल रहा था, लेकिन अब इसके अंदर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।